हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज़ में आज टैक्स का आखिरी टॉपिक, दो टॉपिक कंबाइन किए हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन। इससे पहले ये बता दूं कि जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है किंग्स कॉमर्स जोन पर वो ऑलरेडी लाइव है और जो पहले 4 टेस्ट हैं उनके एनालिसिस वीडियोज़ आ चुके हैं। बाकी के 6 टेस्ट लाइव जो हैं उनके एनालिसिस वीडियोज़ मंडे को आ जाएंगे और मंडे को आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें 900 प्लस एमसीक्यूज़ रहेंगे, वो भी आपको मंडे को मिल जाएगी। तो आप वो लाइव टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशंस को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके प्रिपरेशन कैसी हैं। सो वो टेस्ट ज़रूर दें। किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इनकम टैक्स ख़त्म करके कल आपका एक लाइव सेशन भी मैं रखूँगा जिसमें जर्नल एंट्रीज़, जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट उसका कम ही है, वो करके हम प्रैक्टिकल पार्ट उसका करेंगे कल लाइव सेशन शाम 5 बजे। आप सारे प्रेजेंट रहिए, तो आपके जो डाउट्स हैं जर्नल एंट्रीज़ के प्रैक्टिकल पार्ट को लेकर वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, मिसिज सुमन हैज़ रिसीव्ड ए सम ₹80,000 ऑन 29/2019 फ्रॉम हर फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज एनिवर्सरी। अब हमें बताना है, ऑप्शन जो पूछी है उसमें कहा है कि 20,000 इज चार्जेबल टू टैक्स, बी 80,000 इज चार्जेबल टू टैक्स, 40,000 इज चार्जेबल टू टैक्स, 30,000 इज चार्जेबल टू टैक्स। देखिए दोस्तों, शादी के वक्त जो गिफ्ट मिला उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैरिज एनिवर्सरी की बात हो रही है। तो मैरिज एनिवर्सरी के समय अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे, एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विल बी। इंडिया में आपको पता है जो एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना, वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन इंडिया से बाहर अगर आपको कोई एग्रीकल्चर इनकम रिसीव होती है तो वो टैक्सेबल है, पहली बात। और किस हेड के अंडर टैक्सेबल है? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज ऑडिट इज़ कंपलसरी इन केस ऑफ ए पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर, सेल्स या रिसिप्ट्स जो है एज द केस में भी कोई भी केस हो एक्सीड्स। तो किस केस में किसी पर्सन की जो ऑडिट है वो कंपलसरी है? तो दोस्तों याद रखना है कि जब उसकी सेल्स या फिर रिसिप्ट या टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ऑडिट कंपलसरी है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इज़ टैक्सेबल ओनली, जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है वो टैक्सेबल है ओनली ऑन रिसिप्ट बेसिस, ओनली ऑन ड्यू बेसिस, ईदर ए और बी एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड बाय एसएससी, नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ टैक्सेबल है, रिसिप्ट बेस हो या ड्यू बेस हो, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एसएससी ने फॉलो किया है उसी के हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डिविडेंड रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ सोर्स बाय द कंपनी पेइंग सच डिविडेंड। देखिए दोस्तों, कंपनी जो डिविडेंड देती है उस पर ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करके देती है, तो आपको फर्दर टैक्स नहीं देना होता, तो इसलिए आपको डिविडेंड पे टैक्स देना ही नहीं है। भूल जाओ सेक्शन, सीधा नन ऑफ द अबव कि डिविडेंड पे आपको टैक्स नहीं देना, ऑलरेडी वो टैक्स कट के आता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज़, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आपको कोई डिविडेंड दिया जाता है तो उसका क्या है दोस्तों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो फुली एग्जेम्प्टेड होगा इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। जिसके पास वो यूनिट्स हैं उसको उस डिविडेंड पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें से कौन सी है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आती? डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये किस हेड की इनकम है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगी। Next is which of the following condition need to be satisfied so that an income can be taxed under the head income from other sources। कौन सी कंडीशन फुलफिल करेंगे ताकि जो इनकम है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगी? एसएससी हैज़ एन इनकम, बिल्कुल जी, एसएससी की इनकम होगी तभी तो टैक्स लगेगा। इनकम शुड नॉट बी टैक्स एग्जेम्प्टेड, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जेम्प्टेड होगी तो फिर तो टैक्स लगा ही नहीं सकते। इनकम शुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर एनी ऑफ द अदर हेड्स, इनकम किसी दूसरे हेड से भी नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, इनकम होनी चाहिए, उस पर कोई वो इनकम एग्जेम्प्टेड नहीं होनी चाहिए और किसी दूसरे हेड के अंदर भी वो नहीं आनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे, द अमाउंट डिडक्टिबल फ्रॉम फैमिली पेंशन इज़ अप टू, फैमिली पेंशन जो मिलती है उसमें हमें डिडक्शन कितनी है? ऑप्शन 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस, बी 15,000 और 1/2 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस,
सी 10,000 और 1/3 फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस नो डिडक्शन। तो फैमिली पेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, टैक्स में तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी है। तो फैमिली पेंशन के केस में 15,000 या फैमिली पेंशन का 1/3 दोनों में से जो कम होगा वो आपकी क्या होगी, एग्जेम्पशन होगी या डिडक्शन होगी। चलिए नेक्स्ट, कंपोजिट रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज व्हेन। सबसे पहले आप ये समझो कि कंपोजिट रेंट है क्या। अगर हम बिल्डिंग के रेंट के साथ मान लो फर्नीचर या कुछ एसेसरीज भी किराए पे देते हैं, उसका रेंट भी इंक्लूड कर देते हैं, तो टोटल मिला के वो बन जाता है कंपोजिट रेंट। तो कंपोजिट रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड, किस हेड के अंडर चार्जेबल होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज व्हेन। कब टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब ए इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, जब ये प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल नहीं है। ये लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट इज इनसेपरेबल, जो प्रॉपर्टी हमने किराए पे दी है या एसेट किराए पे दिया वो इनसेपरेबल है, यानी इसको सेपरेट नहीं कर सकते, बोथ ए एंड बी नन ऑफ द। दोस्तों कंपोजिट रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तब आएगा जब एक तो वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन उसके अंदर टैक्सेबल नहीं है, और जो प्रॉपर्टी हमने किराए पे दी है उसमें से जो एक्स्ट्रा रेंट हम ले रहे हैं फैसिलिटीज़ का वो इनसेपरेबल है, यानी इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो दोनों ही कंडीशन में बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है, ट्रू है। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज इज ए कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन अराइजेज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, कैपिटल एसेट इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, गोल्ड बॉन्ड्स अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आर कैपिटल एसेट। दोस्तों सिंपल याद रखो कि कैपिटल एसेट्स में क्या आएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में जो भी दिए गए हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, कैपिटल एसेट के अंदर। तो सिंपल ये याद रखो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट। अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसको हम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कैरी फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि कितने साल तक आने वाली इनकम में से उस लॉस को आप राइट ऑफ या माइनस कर सकते हो। तो 6 ईयर 8 ईयर इंडेफिनिट ईयर्स कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। तो आपको याद रखनी है, मैंने कहा टैक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, तो याद रखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हम अगले 8 साल तक अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे बात करते हैं। द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, इनमें से कौन सा है जो कैपिटल एसेट है। गोल्ड ज्वेलरी हेल्ड बाय ज्वेलर एज SIT यानी स्टॉक इन ट्रेड। देखिए स्टॉक इन ट्रेड है यानी वो स्टॉक जो आपने बेचने के लिए रखा है, तो ये तो अंडर द हेड PBGP आएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। सिक्योरिटी हेल्ड बाय FIs एज पर सेबी एक्ट 1992 हेल्ड फॉर स्टॉक इन ट्रेड, ये भी स्टॉक इन ट्रेड के लिए है। तो जो भी स्टॉक इन ट्रेड है वो बिजनेस प्रोफेशन का हिस्सा है, वो तो उस हेड के अंडर आएगा। मोटर कार हेल्ड बाय मोटर कार मैन्युफैक्चरर एज स्टॉक इन ट्रेड, ये भी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी स्टॉक इन ट्रेड हैं वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आएंगे, तो ये उसके अंदर टैक्सेबल होंगे। नन ऑफ द अबव, तो ये सारे के सारे इससे पहले 3 वाले ऊपर वाले सारे ही सारे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के इनकम्स हैं, तो वो कैपिटल एसेट्स में नहीं आते। सो नन ऑफ द अबव। What amount of deduction is allowed to an assessee while taxing interest income on compensation or enhanced compensation? कोई compensation मिली आपको, उस पर जो इंटरेस्ट इनकम है कंपनसेशन पे, उस कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट आया है, उसका कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें याद ही रखनी है, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका 50% आपको टैक्सेबल होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, इन कंप्यूटिंग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डैश इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है किसी एसेट की, तो क्या हमें नहीं चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये तो चाहिए क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट तो इसी पे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल सी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी चाहिए, इसके बिना तो इंडेक्शन जो एक्विजिशन कॉस्ट निकलेगी नहीं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ईयर ऑफ ट्रांसफर भी हमें चाहिए होता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें नहीं चाहिए। क्यों, हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जब खरीदने के बाद इंप्रूवमेंट होती है तो वो कॉस्ट इंप्रूवमेंट अलग से उसकी इंडेक्स कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर पूछी है तो उसमें हमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो ईयर है वो नहीं चाहिए, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट। देखिए जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो किस रेट पे टैक्सेबल होगा, सिंपल आप याद रखो, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स विच इज़ डिटरमिन ऑन द बेस ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है जो कि टैक्स पेयर की टोटल इनकम पे टैक्सेबल है, उसी पे टैक्सेबल होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इन ऑल केसेस। जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अगर हमने कोई एसेट खरीदा और उसकी इम्प्रूवमेंट जो है यानी उसकी रिपेयर रेनोवेशन वगैरह कराई लेकिन 2001 से पहले, तो उस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम
लेते ही नहीं हैं, शैल बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। इनमें से कौन सा जो है वो कैपिटल एसेट में नहीं आता। सिंपल दोस्तों, पर्सनल कार अगर आप सेक्शन 2 क्लास 14 पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन से हैं जो कैपिटल एसेट्स में नहीं आते। तो उसमें पर्सनल कार जो है वो कैपिटल एसेट्स के अंडर नहीं आती। कन्वर्जन ऑफ पर्सनल इफेक्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड शैल बी subject to capital gain tax, not subject to capital gain tax, shall be subject to tax under the PGBP income और shall be subject to tax under the head of income from other source। तो अगर हम पर्सनल इफेक्ट्स को स्टॉक इन ट्रेड बना लेते हैं, यानी अपना स्टॉक दिखा देते हैं, तो अंडर द हेड PGBP वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एंड 54B इज़ अवेलेबल टू, किसके लिए अवेलेबल है? सेक्शन 54 एंड 54B बोथ इंडिविजुअल एंड HUF दोनों के लिए ये सेक्शन अवेलेबल है। तो ये आपको याद रखने हैं। ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट जो MCQs में लेके आऊँगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग पे लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।